नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संस्कृत स्टडी विद हरीश शर्मा पर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज हम बात करते हैं उच्चारण स्थानों की। तो सबसे पहले उच्चारण स्थान किसे कहते हैं, उच्चारण स्थान क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इन सब के बारे में जानेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल ऑप्शन को सिलेक्ट करें। अब हम बात करते हैं उच्चारण स्थानों की। तो वर्णों के उत्पत्ति स्थान अर्थात उत्पत्ति स्थल को ही उच्चारण स्थान कहा जाता है। अर्थात हम जब किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो उच्चारण करते समय मुख के जिस अंग का प्रयोग करते हैं वही उसका उच्चारण स्थान कहलाता है। जैसे तो जैसे अब इस ए का उच्चारण किया है तो ये ध्वनि कंठों से आ रही है, अर्थात इसका मतलब ए जो है उसका उच्चारण स्थान हो जाता है कंठ। तो इसी प्रकार से जब हम बात करते हैं, मूल रूप से सभी वर्ण जो है हृदय से उत्पन्न होते हैं, किंतु इन सभी वर्णों का अपना अपना अलग अलग जो है इनका उच्चारण स्थान भी होता है। कंठ, तालु, मूर्धा, इस प्रकार से अलग अलग इनका उच्चारण स्थान भी होता है। तो अब हम बात करते हैं तो मुख्य रूप से उच्चारण स्थानों की संख्या 7 है। उच्चारण स्थान 7 प्रकार के होते हैं, किंतु पाणिनीय जो शिक्षा है उसके अनुसार वर्णों के उच्चारण स्थानों की संख्या वर्णों के उच्चारण स्थानों की संख्या 8 है। जैसे अष्टो स्थानानि वर्णानाम उरह कंठ शिरस्तथा जिह्वा मूलम च दंता से नासिकोष्ठो च तालु च। ये पाणिनीय शिक्षा के अनुसार है दोस्तों। अर्थात वर्णों के उच्चारण स्थान 8 होते हैं। जैसे उरह अर्थात हृदय, उसके बाद है कंठ है अर्थात कंठ या गला, शिर है अर्थात मूर्धा, जिह्वा मूलम जिह्वा मूल अर्थात हमारी जो जीभ है उसका मूल भाग, जड़ वाला भाग, दंतः अर्थात दंत या दांत, नासिका नाक, ओष्ठ होंठ और तालु। तो इस प्रकार से 8 प्रकार के जो है उच्चारण स्थानों की पाणिनीय शिक्षा में 8 प्रकार के उच्चारण स्थान बताए गए हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कंठ की। तो अकुह विसर्जनीय नाम कंठ है अर्थात आकार ए या आ, क ख ग घ अंग है और विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान होता है कंठ, इसलिए इन्हें कंठ्य वर्ण भी कहा जाता है। आकार, कैवर्ग, विसर्ग और है, तो इनका उच्चारण स्थान होता है कंठ, इसलिए इन्हें कंठ्य वर्ण कहा जाता है। उसके बाद में हम बात करते हैं तालु। तो ईचु यसा नाम तालु, ईचु यसा नाम तालु अर्थात इकार ई च छ ज झ ये श, इनका उच्चारण स्थान होता है तालु। तो तालु उच्चारण स्थान किनका होता है दोस्तों? इकार, चवर्ग, ये और श। यहां पे देखो ई का मतलब हो गया इकार, चू अर्थात चवर्ग हो गया, फिर ये और श, तो इनका उच्चारण स्थान होता है तालु, इसलिए इन्हें तालव्य वर्ण कहा जाता है। क्योंकि इनका उच्चारण स्थान होता है तालु, इसलिए इन्हें तालव्य वर्ण कहा जाता है। इसके बाद आगे सूत्र हैं ऋतु रसाणाम मूर्धा अर्थात ऋकार, री या री, उसके बाद में ट ठ ड ढ ण र स, तो इनका उच्चारण स्थान होता है मूर्धा। ऋकार टू अर्थात टवर्ग, र और स, तो इनका उच्चारण स्थान होता है मूर्धा, इसलिए इन्हें मूर्धन्य वर्ण कहा जाता है। उसके बाद है लृतु लसानाम दंतः, लृकार, लृ टू अर्थात तवर्ग, त थ द ध न, फिर ल और फिर स, तो इनका उच्चारण स्थान होता है दंतः अर्थात दंत, इसलिए इन्हें दंत्य वर्ण कहा जाता है।
और उसके बाद में है दोस्तों उपपदमान्यानाम ओष्ठो। उकार उ, फिर है पैवर्ग पै, फै, बै, भै, मैं, और उसके बाद है उपदमानीय वर्ण। अब उपदमानीय वर्ण कौन से हो गए? पै या फै से पहले अर्ध विसर्ग के समान जो चिन्ह होता है तो वह उपदमानीय वर्ण कहलाता है। तो इनका उच्चारण स्थान होता है दोस्तों ओष्ठ, इसलिए इन्हें ओष्ठ्य वर्ण कहा जाता है। उसके बाद में है यम गणना नाम नासिका च। यम गणना नाम नासिका च पंचम वर्ण य, मैं, ङ, ण, न। तो इनका उच्चारण स्थान होता है नासिका, इसलिए इन्हें नासिक के वर्ण कहा जाता है। अब इनका दोस्तों अपने अपने वर्ग के अनुसार इनका उच्चारण स्थान भी होता है। जैसे ये है तो ये च वर्ग का पंचम वर्ण है, तो च, छ, ज, झ, ये, तो इसका इचु यसानाम तालुहु, इचु यसानाम तालुहु। इस प्रकार से इसका च वर्ग में होने के कारण से इसका उच्चारण स्थान तालु भी होता है। और नासिका अनुस्वार से, अर्थात अनुस्वार जो है उसका उच्चारण स्थान भी नासिका होता है। इसके बाद में है ए दई तो हो कंठ तालु। ए और ऐ इनका उच्चारण स्थान होता है कंठ तालु, इसलिए इन्हें कंठ तालव्य वर्ण कहा जाता है। ए और ऐ इनका उच्चारण स्थान होता है कंठ तालु, इसलिए इन्हें कंठ तालव्य वर्ण कहा जाता है। तो दोस्तों सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। इन सूत्रों के माध्यम से समझने का प्रयास करो। जैसे ए दई यानी ए ऐ है ना, तो इस प्रकार से ए ऐ का हो गया कंठ तालु, इसलिए इन्हें कंठ तालव्य वर्ण कहा जाता है। उसके बाद में है ओदव तो हो कंठोष्टम, अर्थात ओ और औ इनका उच्चारण स्थान हो गया कंठोष्ट। कंठ और ओष्ठ इन दोनों के द्वारा इनका उच्चारण किया जाता है, इसलिए इन्हें कहा जाता है कंठोष्ट, तो इसलिए इन्हें कंठोष्ट वर्ण कहा जाता है। फिर है वकार से दंतोष्ठम, जो वकार होता है अर्थात वय होता है उसका उच्चारण स्थान होता है दंतोष्ठ। दंत और ओष्ठ दोनों के द्वारा इनका उच्चारण किया जाता है, इसलिए इसे कहा जाता है दंतोष्ट वर्ण कहा जाता है, इसलिए इसे दंतोष्ट वर्ण कहा जाता है। उसके बाद में है जिह्वा मूल्य से जिह्वा मूलम। क या ख से पहले अर्ध विसर्ग के समान जो चिन्ह होता है तो वह जिह्वा मूल्य वर्ण कहलाता है। तो जिह्वा मूल्य वर्ण इनका उच्चारण स्थान होता है जिह्वा मूल, अर्थात जिह्वा के मूल भाग से इनका उच्चारण किया जाता है। तो आशा करता हूँ इसको अच्छी प्रकार से समझेंगे, और अब हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री कृष्ण।